अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन बल्कि आज की सुबह आपकी बहुत अच्छी हुई होगी और आज का दिन भी आपका अच्छा गुजरेगा क्योंकि हम आ चुके हैं। और जनाब आज क्योंकि मंडे है, पहला वर्किंग डे है और इस हफ्ते का भी आगाज़ हम करने जा रहे हैं और इसी एतबार से हमारा पैगाम भी ज़रा ऐसा ही होगा कि आपको फ्रेश कर दे। तो जनाब एक कप की जो चाय होती है ना, चाहने वालों के लिए कितनी खूबसूरत चीज़ है। इसका एक कप जब तक उन्हें मिल नहीं जाए ना, मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी सुबह भी नहीं होती। और हमारे यहाँ ये सिर्फ मशरूब नहीं है बल्कि एक ख़ास रिवायत है, मोहब्बत है और अपनायत का पैगाम भी होता है। चाहे सुबह का आगाज़ हो या ढलती हुई शाम हो, जब तक हाथ में एक कप चाय ना हो तो सब कुछ अधूरा सा लगता है। चाय हमारी बहुत सी गैदरिंग्स में घंटों एक साथ गपशप करने का बहाना हमें देती है। याद करें कि सारे दोस्त अहबाब पास हो या सारी फैमिली जमा हुई है और बातों की एक महफिल जम रही हो, तो उस वक्त चाय की चुस्कियाँ लेते रहना कितना हसीन एहसास लगता है। इसके अलावा ये हमारे ढाबों, हमारे होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कैफ़े हाउसेस की भी एक केले की खूबसूरती को इन्हांस करती है। और मॉल रोड के तरफ में देख लें आप, अनारकली की होटल्स पर देख लें, सारा साल बल्कि सारा दिन जो है ना वहाँ पर रश इसी वजह से जमा रहता है। चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी हो, इसकी जो अहमियत है ना उसमें कभी भी मैंने कमी होते हुए नहीं देखी है। मगर बिलखसूस सर्दियों में, क्योंकि जो सर्दियाँ आ रही हैं इसमें इसकी जो तलब है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए चाहे गांव हो या फिर शहर हो, अमीर हो या फिर गरीब हो, जवान हो या फिर बूढ़ा हो, मोहब्बत एक जितनी दिखाई देती है। किसानों को खेतों में काम करने के बाद और हम सबको अपने ऑफिसेज में जब तक ये चाय ना मिले ना तो थकावट नहीं दूर होती और ना ही अपना जो दिन है ना वो मुकम्मल महसूस होता है। तो चाय का एक कप हमारा एक ऐसा दोस्त है कि ये हम सबके चेहरों की मुस्कुराहट बनता है। और सच पूछे तो कभी कभी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात का हल ना सिर्फ एक इस कप में होता है। इसलिए हमारे मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं, तरह तरह के शौक़ हैं चाय को लेकर। जिस तरह आप कह लें कि किसी को कहवा पसंद है तो कोई दूध पत्ती का दीवाना होता है और कोई कड़क चाय का जो है ना वो फरमाइश कर रहा होता है, किसी को ग्रीन टी तो किसी को कॉफ़ी पसंद होती है। मगर शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा दुनिया में जिसे इस किस्म के मशरूबात में से कुछ भी ना पसंद हो। ये सारी बातें तो मुझे लगता है कि एक तरफ है, सच कहूँ तो चाय हम सब के लिए एक राज है और वो राज है हमारी मोहब्बत, हमारी अपनायत और इस गठजोड़ को ज़िंदा रखने का। ये हमारे रिश्तों, हमारे तौर तरीक़ों को सबसे बुनियादी चीज़ समझी जाती है। तो जनाब इसमें चीनी चाहे आप कम रखें या फिर ज़्यादा रखें, मगर मोहब्बत कम नहीं करनी चाहिए ताकि पीने वाले को हर चुस्की में एक नई ज़िंदगी महसूस हो, आपकी मोहब्बत का एहसास हो। और ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में जब थोड़ी सी सांस लेना चाहते हो ना, तो बस एक चाय का कप लें और आराम से बैठकर इसका मज़ा लें, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी को जीने के लिए सिर्फ एक कप चाय ही काफ़ी होती है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना जनाब चाय के ऊपर बात की जाए। वैसे तो ओवरऑल हम ज़िंदगी के मामलात के हवाले से, इश्यूज़ के हवाले से बात करते रहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं मुझ समेत जो कि चाय लवर्स हैं, टी लवर्स हैं और जिनकी सुबह चाय के बगैर होती नहीं। और मैं जब तक चाय ना पी लूँ, चाय का एक कप ना पी लूँ, तब तक जनाब मेरी सुबह नहीं होती है, बल्कि मेरी आँख ही नहीं खुलती है, मैं एक्टिव ही नहीं हो पाती हूँ, मैं बात ही नहीं कर सकती हूँ। तो मेरे जैसे और भी बहुत से लोग होंगे जो इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर बैठकर हमें देख रहे होंगे, उनके हाथ में भी चाय का मग होगा और वो साथ साथ चाय की चुस्की ले रहे होंगे और साथ साथ हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे। तो ये इसलिए इसको मशरूबात की मलिका भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ खेल के मैदान के हवाले से बात कर लेते हैं। जनाब कौमी टीम के वाइट बॉल टीम के हवाले से कप्तान की तलाश थी, क्या वो मुकम्मल हो चुकी है? मिल गए हैं हमें कप्तान? इस हवाले से जो जराए हैं वो ये कहते हैं कि कौमी टीम की व्हाइट बॉल की कैप्टेंसी के लिए मोहम्मद रिजवान का नाम फाइनल हो चुका है
हाँ, जल्द ऐलान उनका मुतवक्के है। इससे पहले बाबर आजम ने जब उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया तो उसके बाद पाकिस्तान के बाद अब व्हाइट बॉल के लिए कोई कप्तान नहीं था। मोहम्मद रिजवान जो है वो मौजूद तरीन उम्मीदवार थे और हमें यही लग रहा है और जरा ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहम्मद रिजवान के दरमियान चंद शराइत पर ये जो चंद शराइत थी वो पूरी हो चुके हैं और उनका नाम फाइनल हो चुका है। इसी हवाले से आपको याद है कि आइंदा मान दौरा ऑस्ट्रेलिया भी है, नवंबर के फर्स्ट वीक में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की वनडे और T20 की सीरीज है। तो इन्हीं दिनों में आज ये कल एक दो रोज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक तो टीम का ऐलान करेगा जो दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए जाएगी और दूसरा जो कप्तान है उनको भी अनाउंस कर दिया जाएगा। और इसी हवाले से हमारे जरा ये कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान का नाम मुकम्मल तौर पर फाइनल हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। इस हवाले से जो नई सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया है। लेकिन ये भी खबर थी उसामा के मोहम्मद रिजवान ने कप्तानी लेने से पहली मर्तबा जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने इनकार कर दिया था और अब वो मान गए हैं, तो पहले इनकार की क्या वजह सामने आई थी? देखिए, इस हवाले से जो उनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके दरमियान जो पहली बात हुई थी, मोहम्मद रिजवान ने चूंकि चंद शराइत रखी थी, उन्होंने कहा था कि वो टीम पे मुकम्मल तौर पर जो प्लेइंग 11 होगी जो मैदान के अंदर टीम उतरेगी क्योंकि वो उसके कप्तान होंगे, तो इस हवाले से वो टीम फाइनल वो खुद करेंगे। उसमें कोई बैरूनी मुदाखलत किसी की बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी सिलेक्टर की या टीम मैनेजमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर उनको सपोर्ट करेगी, कहीं से भी कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस मामले पर डेडलॉक था क्योंकि हमने देखा कि टीम मैनेजमेंट मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व होती है, सेलेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कोचेज इन्वॉल्व होते हैं। तो अब जब के नई सिलेक्शन कमेटी आई है, हमने देखा कि अभी पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज चल रही है। मुल्तान टेस्ट से कबल नए सेलेक्टर्स इन्वॉल्व किए गए जिसमें आकिब जावेद, अलीम डार और अजहर अली शामिल है। तो इन्होंने रोल अदा किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहम्मद रिजवान के दरमियान जो शराइत मुख्य हुई थी जिनकी वजह से मोहम्मद रिजवान ने इनकार किया था, उनको मनाने के लिए इस नई सिलेक्शन कमेटी ने रोल अदा किया और यही लग रहा है कि अब मोहम्मद रिजवान का नाम फाइनल हो चुका है। ठीक है जी, कौमी टीम को कप्तान की तलाश थी और वो कप्तान का नाम फाइनल हो चुका है। मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाए जाने का इम्कान है और कह रहे हैं कि कुछ ईयर से तक उनका जो अनाउंसमेंट भी प्रॉपरली कर ली जाएगी। तो उसामा गौरी हमारे साथ मौजूद है। उसामा, थैंक यू सो मच। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं लाहौर शहर के हवाले से। और आपको पता है कि लाहौर शहर में अपग्रेडेशन के हवाले से भी बहुत से मनसूबा जात जो है वो शुरू हो चुके हैं, बल्कि हुए हुए हैं। वॉल्टन की अगर बात की जाए तो वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन मनसूबा नवंबर 2023 में शुरू हुआ था और अभी तक वो चल रहा है। और CEO CBD के मुताबिक ये मंसूबा जो था ये कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो अप्रैल 2025 में मुकम्मल होना था। और अभी की क्या सूरत हाल है वहाँ पर, ये काम कहाँ तक पहुँचा है, कितना मुकम्मल हो चुका है और क्या अप्रैल 2025 तक ये मुकम्मल हो पाएगा? और इस पर बात करने के लिए शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ज़ैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। ज़ैन, बताइएगा वॉल्टन रोड ये जो अपग्रेडेशन मंसूबा है 1 साल मेरे ख्याल से होने वाला है, नवंबर अगले महीने हो जाएगा, तो कहाँ तक ये मंसूबा पहुँचा है, कितना टाइम इसको और दरकार होगा? शुक्रिया मुनीबा। बुनियादी तौर पर तो जो वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है ये यहाँ के रहने वाले जो बासी हैं उनका गुज़िश्ता 4 दहाइयों से मसला था। गुज़िश्ता 40 साल से वॉल्टन रोड की हालत ज़ार थी और वहाँ से गुजरना महाल हो जाता था। बारिश हो या ना हो आपको हर वक्त वॉल्टन रोड पर बारिशी पानी या गंदा पानी जमा ही नजर आता था। तो इसी तनाजुर में CBD पंजाब की तरफ से वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को शुरू किया गया और इसके मुख्तलिफ जो फेज थे उसमें इसको तकसीम किया गया। सबसे पहले तो जो वॉल्टन रोड है उसको तमीर किया जाना था। इसके अलावा वॉल्टन रोड पर बारिशी पानी के निकास के लिए और गंदे पानी के निकास के लिए एक सीवरेज लाइन भी बिछाई जानी थी और एक ये बड़ा सीवरेज कंड्यूट है। इसके अलावा वॉल्टन रोड पर एक ADA नाला भी मौजूद है। ये वही नाला है जो जिसको अगर देखें तो ऐसा महसूस होता था कि इसमें ता हद निगाह गंदगी ही गंदगी है, सिल्ट ही सिल्ट है और यही ओवरफ्लो होके इसी नाले का पानी जो वॉल्टन रोड है उस पर आ जाता था। तो ये 3 इसमें मुख्तलिफ फेज थे। इस वक्त वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की सूरत हाल ये है कि इस सड़क को आर्जी तौर पे जो ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। ताहम 30 अक्टूबर तक इस मंसूबे को
मुकम्मल कर लिया अच्छा जाएगा। जैन, मुझे वॉल्टन थोड़ा सा रोड ये भी से। बताइएगा कि जो ट्रैफिक का बहाव है, क्योंकि कल ही मैं यहाँ से गुजरी हूँ, मेरे घर का रास्ता भी इसी साइड से है, तो ट्रैफिक बड़ी मुतासिर है वहाँ पर और पिछले 1 साल से ही मुतासर हुई है। तो आवाम वहाँ पर कैसे इससे मुस्तफ़ीद होगी, कितने लोग वहाँ पर इसके कह लें कि बेनिफिशियल होंगे इससे, और क्या जो ट्रैफिक का बहाव है वो कम होगा इस प्रोजेक्ट के बाद ख़ास तौर पर? अच्छा मुनीबा, अगर वॉल्टन रोड जिस तरह डेडलाइन दी गई है कि 30 अक्टूबर तक दोनों जो लेन है वो मुकम्मल कर ली जाएंगी। अच्छा। ये घोड़ा चौक से लेके फिरोजपुर रोड तक ये पूरा वॉल्टन रोड कहलाता है। तो एक तो इसके सराउंडिंग में रहने वाले जो 8 से 9 लाख लोग हैं उनको इसका बिल वास्ता और बिला वास्ता फायदा होगा। दूसरा, इस सड़क से गुजरने वाले जो 1,50,000 ट्रैफिक है वो स्मूथ हो जाएगी। फिलहाल इस वॉल्टन रोड पर ट्रैफिक को चलाया तो जा रहा है, लेकिन कुछ जगह पे असफाल्ट वर्क हो रहा है, किसी जगह पे फिनिशिंग का काम हो रहा है, तो डाइवर्शन लगी है। उस जिस तरह ट्रैफिक की रवानी हमवार होनी चाहिए उस तरह तो नहीं है। लेकिन सीबीडी पंजाब इस हवाले से डेडलाइन ये दे रही है कि 30 अक्टूबर तक ये तमाम जो वॉल्टन रोड की दोनों साइड हैं उनको मुकम्मल कर लिया जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं कि अगर ये वॉल्टन रोड जिस तरह ये प्लान के मुताबिक बनाई गई है कि इसमें ये 3-3 लेन की सड़क है और फिर उसके बाद सर्विस रोड है और वो सर्विस रोड भी 2-2 लेन की है, तो ऑलमोस्ट ये 9 से 10 लेन का दोनों अतराफ में जो रोड है वो बन जाता है। तो इससे ट्रैफिक रवानी बेहतर होगी। दूसरा, इसका जो मेन और जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो इसमें कंड्यूट बिछाने का, सीवरेज नाला बिछाने का है। अच्छा। ये सीवरेज नाला भी ये जो घोड़ा चौक है यहाँ से लेके फिरोजपुर रोड तक बिछाया गया और दरमियान में ये मुख्तलिफ जो ड्रेन्स हैं उसके साथ इसको मुंसलिक भी किया गया है। जितना बड़ा ये नाला बिछाया गया, जितना बड़ा ये सीवरेज का कंड्यूट है, अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं आ जाता तो आइंदा आने वाले जो साल हैं उसमें जो भी बारिशें होंगी वो बारिशों का पानी यहाँ पे आपको जमा नजर नहीं आएगा। लाइक कि जिस तरह माजी में कई बिल्कुल ऐसे ही, जिस तरह माजी में हम देखते कि वॉल्टन रोड जो है ना पूरा वो डूब जाता था बारिशी पानी के हवाले से। निकासी आपका मामला वहाँ पर बहुत ही ख़राब था। तो ये सारा मामला है जो अपग्रेडेशन का मंसूबा है वॉल्टन रोड का, अगर वो हो जाता है पर वक्त मुकम्मल हो जाता है जो उन्होंने डेडलाइन दी है, तो उसके बाद वहाँ के जो रिहायशी हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो वहाँ पर पानी जल्दी उसका निकास हो जाया करेगा, फिर जो ट्रैफिक की बहाली है वो भी हो जाएगी और आवाम के लिए बड़ा ही अच्छा मंसूबा है। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे इस मंसूबे के हवाले से। अभी आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ और बात कर लेते हैं कुछ ओरल हाइजीन के हवाले से। जनाब, हम ज़िंदगी में ना उस वक्त से दांत ब्रश करना शुरू कर देते हैं जब हम बाथरूम के शीशे तक भी नहीं पहुँच पा रहे होते हैं, मगर उसके बावजूद भी दांतों की सफाई का हमारा जो तरीका है ना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। जबकि कुछ ऐसे मशरूबात भी होते हैं जिनमें तेज़ाबियत ज़्यादा पाई जाती है और उन मशरूबात से परहेज़ ही करना चाहिए। उन मशरूबात में आपको पता है सॉफ्ट ड्रिंक्स आ जाती है, एनर्जी ड्रिंक्स आ जाती हैं, और जब एक दांत ख़राबी की जद में आता है ना तो उससे बाकी दांत भी मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। तो इस पर आज हमने बात करनी है कि हम अपने दांतों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं और दांतों को ख़राबी से कैसे मज़ीद बचाया जा सकता है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा चौधरी हमारे साथ मौजूद है, कंसल्टेंट ओरल सर्जन एंड डेंटिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जाकुल लाहौर में। कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच। एक तो मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, लाहौर न्यूज़ का बिलखसूस, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने एक्सपर्टीज़ शेयर कर सकूँ आपके व्यूअर्स के साथ। तो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल योर व्यूअर्स। तो जैसे दांतों की हिफाजत, क्योंकि जिस तरह किसी भी जिस्म का हिस्सा है, एक्चुअली हमारे में इग्नोरेंस ये है कि हम ये समझते हैं कि कोई नहीं दांत ही है ना, ये 32 होते हैं या 28 होते हैं, इनमें से कोई, ये भी जिस्म का उसी तरह ही हिस्सा हैं जिस तरह बाकी हमारे जिस्म के ऑर्गन हैं, उतने ही इम्पोर्टेंट हैं और इनकी प्रॉपर। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि 32 होते हैं या 28 होते हैं, तो होते कितने हैं? क्योंकि हम कंफ्यूज हैं कि 28 होते हैं या टोटल 32 होते हैं। जी एक्चुअली कुछ लोगों में तो 32 ही होते हैं,
32 होते हैं। अच्छा। तो उसमें एक्चुअली 28 तो नॉर्मली एरप्ट करते हैं, अच्छा। जो एक सर्टेन एज तक। ओके। फिर हम कुछ विजडम टीथ कहते हैं जिनको, हाँ। उनका विजडम के साथ लोग हमें कोई बल्कि ताल्लुक हमसे नहीं है आपसे पूछते हैं, ताल्लुक नहीं है, मगर उनको विजडम टीथ इसलिए कहते हैं कि उनके एरप्शन यानी जब वो मुंह में आते हैं हाँ। ओरल कैविटी में, वो है 18 to 25 ईयर्स। ओके। तो मोस्टली ये समझा जाता है कि वही एज है जिसमें जब बंदे अक्ल को आ रही अकल भी होती आ है। रही होती है। तो अब कुछ लोगों में ये नेचुरली मिसिंग होते हैं चारों, ओके। कुछ लोगों में 2 होते हैं, 2 मिसिंग होते हैं, ओके। वैसे ही मिसिंग होते हैं, ठीक और है। कुछ लोगों में ये अरप्ट नहीं कर पाते, यानी मुंह में आ नहीं सकते, तो पीछे पेन करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। तो फिर जब हम एक्सरेज करवाते हैं तो उसमें पता चलता है कि वो टेढ़े लेटे हुए हैं, क्योंकि उनको जगह नहीं मिली निकलने के लिए। ठीक है। जॉ साइज छोटे हो गए हैं हमारे, क्योंकि हमारा डाइटरी पैटर्न, जैसे आपने पहले ही बताया कि सॉफ्ट ड्रिंक्स और वो सारे ही हमारा डाइटरी पैटर्न चेंज हो गया हुआ है। हाँ जी। हम नाश्ता करते हैं स्लाइसेस और इस तरह की सारी सॉफ्ट चीज़ें हैं। हमारे जॉ मसल्स की एक्सरसाइज एक्सरसाइज ही नहीं होती है, बोन हाँ। साइजेस डिक्रीज हो रहे हैं, टूथ साइज सेम है। तो अल्टीमेटली जो लेट दांत आते हैं उनको जगह ही नहीं मिलती बाहर निकलने के लिए, तो वो फिर हम सर्जिकली उनको निकालते हैं, अंदर काट देते हैं, बोन काटते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। मेरी जो आपने स्पेशलिटी कही है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, वो है ही इसी तरह के जो दांत आम डेंटिस्ट नहीं निकाल सकता, वो फिर मेरे पास या हमारे पास जितने ओरल एंड मैक्सिलो उनके पास रेफर्ड होते हैं। तो वो बड़ा एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर होता है, और पेशेंट के लिए भी बाद में स्वेलिंग वगैरह पेशेंट भी के और लिए भी वो बहुत ज़्यादा होता है, खासतौर पे ये जो विजडम टूथ निकल रहा होता है ना, बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है। मैं इससे गुजरी हूँ ना, तो मुझे पता है कि बिल्कुल, कितना बिल्कुल, पेनफुल होता है। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि एक तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, हम देखते हैं लोगों के दांतों के अंदर, मसूड़ों के अंदर, और दूसरा कि सोजिश आ जाती है, जिस तरह आपने बात जी। की। तो इसकी वजह क्या है कि सोजिश आ गई आपके मसूड़ों में और सेंसिटिविटी आपकी बढ़ जाती है? हाँ जी, बिल्कुल, ये आपने एक उसका पहलू बताया है कि वाकई अगर हम प्रॉपर क्लिनसिंग नहीं करेंगे तो मसूड़े सूज जाते हैं, जिसको हम अपनी टेक्निकल टर्म में कहते हैं जिंजिवाइटिस, यानी मसूड़े सूज के। अच्छा। जब मसूड़े सूज जाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ बैक्टीरिया और वो सारे ग्रो करते हैं, और दांत का एक हिस्सा नेचुरली सेंसिटिव होता है, उसको हम सेमेंटम बोलते हैं। वो वहाँ पे जब चीज़ें जाके लगती हैं तो वो सेंसिटिविटी है। अच्छा। ये है गम्स की वजह से सेंसिटिविटी, दांतों की वजह से नहीं होती, गम्स की वजह से ये गम्स की है। ओके। दूसरी दांतों की वजह से भी हो सकती है अच्छा। कि जब हमारे किसी दांत में कैविटी शुरू होती है, ओके। इनिशियली तो कैविटी शुरू होती कुछ भी नजर नहीं नहीं होता है, आता, तो सबसे हाँ। ऊपर वाला दांत का हिस्सा होता है, उसमें कोई सेंसिटिव। उसके बाद जो दांत का हिस्सा है उसको डेंटिन हम बोलते हैं, उसमें जब पहुंचता है कैविटेशन जो पहुंचती है, जिनको आम लफ्जों में कीड़ा कहते हैं, हालांकि ऐसा कीड़ा कुछ नहीं होता। एक एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि ऊपर की सरफेस खा के जब नीचे जाता है डेंटिन में, तो वो दूसरी लेयर जो अल्लाह ताला ने प्रोटेक्टिव, उसमें जाके सेंसिटिविटी शुरू होती है। तो दूसरी काज ये, उस पर भी अगर हमें ख्याल नहीं आता, हम जागते नहीं हैं, तो उसके बाद वो पेन वाला प्रोसीजर आ जाता है। जो दांत का तीसरा हिस्सा है उसको पल्प हम बोलते हैं, वहाँ जब पहुँचता है तो पेन वेरी सीवियर होती है, तो फिर डॉक्टर को अच्छा, अगर सिर्फ गम्स तक ये सेंसिटिविटी और सोजिश है तो उसके लिए कोई घरेलू टोटके हैं जो हम कर सकते हैं, या हमें डॉक्टर के पास ही भागना पड़ेगा? देखें, वो घरेलू टोटके तो सारे ऑलमोस्ट करके ही आते हैं। अच्छा। ठीक है, वो तो एक लिमिट तक है कि आप नीम गर्म पानी में नमक डाल के रिंसेस करें, ब्रशिंग प्रॉपर करें, मगर जो प्लैक कन्वर्ट हो जाती है टार्टार में, कैल्कुलस में जो सख्त लेयर बन जाती है, उसको हमारे पास ही आना पड़ता है, और स्केलिंग एंड पॉलिशिंग वो उसका है। और एक मैं यहाँ बहुत क्लैरिटी के साथ, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 34 इयर्स एक्सपीरियंस है मेरा इस फील्ड में, तो एक मिथ बनी हुई है कि दांत जी डेंटिस्ट के पास गए थे, स्केलिंग करवाई, हमारे फलां रिश्तेदार ने दांत हिलना शुरू हो गया। ये सारी मिसकंसेप्शन, और कहते हैं उसके बाद सेंसिटिविटी आ जाती है, ठंडा गरम लगना शुरू हो जाता है। ये सब उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने ऑलरेडी इतना डिले किया हुआ है कि वो डिजीज इतनी बढ़ गई हुई है कि उसमें प्रॉब्लम। अदरवाइज इन एडवांस कंट्रीज, इवन हेयर नाउ, हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि साल में एक दफ़ा मैंडेटरी है स्केलिंग करवानी। ओके। ठीक है, और अगर किसी की ओरल हाइजीन ठीक नहीं है, यानी कोई सही खुद ब्रश नहीं करता, तो उसको बल्कि साल में 2 दफ़ा करवानी चाहिए। तो ये मैंडेटरी। और इसके बाद गम्स अच्छे होते हैं, दांत मजबूत होते हैं, ना कि दांत हिलना शुरू होते हैं। 2-3 दिन सेंसिटिविटी रहती है, दैट्स नॉर्मल, जब वो नॉर्मल होती है। अच्छा, दूसरा हमारा कुछ ऐसी भी टूथपेस्ट के आप कह लें कि एड्स आते हैं कि अगर आपकी सेंसिटिविटी है, ये इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आप ये वाले टूथपेस्ट यूज़ करें, तो क्या हमें
टूथपेस्ट या ब्रशेस चेंज करने चाहिए अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है, सेंसिटिविटी आती है तो? बिल्कुल बिल्कुल। अगर तो देखें कि दांत जो नॉर्मली आप कोई भी टूथपेस्ट कोई भी टूथब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं, जब सेंसिटिविटी का इशू आता है तो फिर कुछ टूथपेस्ट हैं कि जो कि सेंसिटिविटी को कम करती हैं। और वो भी मैं एडवाइस करूंगा कि वो किसी अपने डेंटिस्ट, क्वालिफाइड डेंटिस्ट से एडवाइस के साथ वो अपनी पेस्ट चेंज करें और वो इस्तेमाल करें, ना कि आप सिर्फ एड्स देख के उस पे कन्वर्ट हों। और ब्रश का ये है कि जब भी आप देखें कि आपके ब्रश के जो ब्रिसल्स आगे जो होते हैं वो ख़राब हो रहे हैं तो देन यू हैव टू चेंज दैट। अच्छा, लेकिन अगर नहीं भी हो रहा है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सही है आपके दांत, कोई आपको पेन नहीं है, तो फिर भी कितनी देर बाद हमें जो है ना अपनी टूथपेस्ट को चेंज करना चाहिए? ब्रिसल्स का तो उसका पता चल जाता है कि वो खराब हो गए तो अब चेंज करना, उसको कितनी दफ़ा चेंज करना चाहिए? वैसे टूथपेस्ट भी बिल्कुल चेंज करनी चाहिए 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद चेंज। मगर कोई जब भी लें कोई अच्छी ब्रांड की लें, कोई अच्छी जो टूथपेस्ट हो वो लें, मगर चेंज करते रहना चाहिए। अच्छा, ये जो एड्स में आता है जी आपकी टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं है, ये क्या मामला है? एक्चुअली नमक का ऐसा सच उसमें नहीं, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अच्छा। सिर्फ साल्ट का या नमक का, नमक वैसे अच्छी चीज़ है, हम जो नीम गर्म पानी में नमक डाल के कहते हैं उससे बेहतर होता है, दांतों में सोजिश जो गम्स में होती है वो कम होती है। अदरवाइज ये ऐसे ही मिथ बनाई हुई है कि नमक है या नहीं है, ऐसा अच्छा, ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कोई इसके साथ। नहीं अच्छा, है। दूसरा मेडिकेटेड भी टूथपेस्ट होती हैं और नॉर्मल वाली भी टूथपेस्ट होती जी हैं, बिल्कुल। तो क्या जो मेडिकेटेड टूथपेस्ट हैं वो नॉर्मली हमें अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अब टूथपेस्ट आ रही हैं कि जिनके अंदर स्टीरॉइड्स भी उन्होंने इस्तेमाल किए होते हैं। ठीक है, तो जब आपको ज़रूरत इन अ सेंस कि अगर तो सेंसिटिविटी हो या आपकी ब्लीडिंग गम्स हैं, गम्स से खून वगैरह बहता है, तो फिर आप वो मेडिकेटेड वाली करें। अदरवाइज़ नॉर्मली वाली इस्तेमाल करें, या कोई स्मोकर्स है वो स्टेन्स रिमूव करने के लिए कुछ पेस्ट हैं वो इस तरह की। अदरवाइज़ नॉर्मल टूथपेस्ट मोस्टली इस्तेमाल करनी चाहिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम नहीं है तो आपको कभी भी मेडिकेटेड टूथपेस्ट की बिल्कुल तरफ नहीं जाना चाहिए, वरना वो और ज़्यादा सेंसिटिविटी कर देती है आपके दांतों के अंदर। बिल्कुल उसके और इश्यूज हो सकते हैं। फ्लॉस की हम बात कर रहे हैं, क्या ये बहुत महंगे मिलते हैं जो लोग इस साइड पर नहीं जाते हैं? नहीं, बहुत महंगे नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है ना। अच्छा, आप ये आपका प्रोग्राम देखेंगे तो उनको पता चलेगा ये कोई महंगे नहीं है, और ये इसको प्रॉपर लें और इसको फ्लॉसिंग करनी चाहिए। क्योंकि हम जब साफ़ करते हैं ना दांत, तो ये सरफेस कर ली, ये सरफेस कर ली, ये सरफेस कर ली ऊपर की, तो ये जो सरफेस है बीच में जो दांतों के है वो कैसे साफ होगा? उसके लिए दांतों के बीच में फ्लॉस के साथ साफ होगा, वो ज़रूरी है। ठीक है, तो माउथ वॉश भी बहुत से लोग कहते हैं कि वो जी, करें, उसका क्या मतलब मुस्बत है, इम्पैक्ट आता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है? जी, इंडिकेटेड हो, इन्फेक्शन ज़्यादा है, माउथ वॉश करें, मगर बगैर किसी वजह के बहुत ज़्यादा डेली करना चाहिए, बहुत से लोग डेली करना चाहिए, मगर मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि उसको डाइल्यूट कर लें, 1:1 रेशो में डाइल्यूट कर लें। और सबसे बेस्ट माउथ वॉश जो कि हमारे घर में होता है, जिसको हम यूज़ नहीं करते, दैट इज़ दी ल्यूक वार्म वाटर विद सलाइन। नीम गर्म पानी में नमक डाल के आप कुल्लियाँ करें, रिंसेस नॉट गागल्स, रिंसेस करें, वो सबसे बेस्ट माउथ वॉश है आपके दांतों के लिए। ठीक है, वो आपको कहीं से खरीदना भी नहीं पड़ेगा। हाँ जी, खरीदना नहीं पड़ेगा और आपको आराम से मिल जाता है। दूसरी मैं एक थोड़ी सी चीज़ ऐड ऑन करूंगा कि अगर मैं आया हूँ, ये तो आपको सारे जनरल डेंटिस्ट जो भी आते हैं ये सारी चीज़ें वो बता सकते हैं। जो मेरी स्पेशलिटी है उसमें मैं अपनी कम्युनिटी के लिए एक मैसेज देना, ओरल कैंसर ये हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, विच इज़ अ वेरी सीरियस डिबिलिटेटिंग, और मोर्टेलिटी रेट इज़ वेरी हाई। और पाकिस्तान में जो डेथ की सेकंड काज है दैट इज दी ओरल कैंसर। और ये ओरल कैंसर हो क्यों रहा है? ये मैं इसीलिए इसको बताना चाह रहा हूँ कि दांत तो कोई नहीं कि एक निकल भी गया तो खैर है। तो ये हमारे पास पेशेंट, मैं इसी फील्ड से रिलेटेड हूँ, ठीक है, डेंटिस्ट्री के अलावा मेरी यही स्पेशल, हमारे पास यही पेशेंट आते हैं, वो बेचारे उस वक्त आते हैं फिर उनके पास कोई वो होता नहीं है, ऑप्शन कोई नहीं बचता। तो उसमें ये है कि ये जो पान, गुटखा, छालिया, स्पारी, स्मोकिंग, ये सारे उसके कॉजेटिव एजेंट्स हैं। ये प्लीज़ मेरी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ये इनकी तरफ बिल्कुल, और हम देखते हैं रोज़ 5-7 पेशेंट्स देखते हैं,
और उन्होंने यही चीज़ें इस्तेमाल की होती हैं, और उनको पता भी उस वक्त चलता है जब ये स्टेज 4 में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जितने भी स्मोकर्स आपको पता है उनकी वो जो पैक होता है उसके ऊपर भी वो लिखा हुआ है और पिक्चर भी बनी हुई है, फिर भी हम उसको इग्नोर करके तो वो पी रहे होते हैं। अब मेरा बात करने का मकसद ये है कि मैं प्रैक्टिकली हम लोग उसको देखते भी हैं, तो खुदा के लिए इन चीज़ों से गुरेज करें ताकि ये इतनी सीरियस। और दूसरा ये है कि कोई भी पेशेंट या कोई भी बंदा अपने मुंह में, ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसा मैसेज है कि हर घर तक पहुँचना चाहिए कि बीच में शीशा लेके अपने दांतों को, एक तो आपने दांतों की कैविटीज देखना है कि कोई काला नहीं हो, दूसरा अपने ओरल कैविटी में देखना है कि कोई अल्सर या छाला तो नहीं बन रहा, और वो छाला जो पेनलेस है। ये बहुत जरूरी है समझना। एक तो छाले बन जाते हैं ना, वायरल इन्फेक्शन होते हैं, इधर दर्द, वो कोई डेंजरस नहीं जी। ठीक है। अगर कोई ऐसा छाला है मुंह में जो पेन नहीं कर रहा मगर परसिस्ट कर रहा है मोर देन 2 वीक्स, तो वो डेफिनेटली अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, वो फिर देख के ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन को रेफ़र करेगा, और वो आपका इनिशियल स्टेज में कोई चीज़ भी डायग्नोज हो जाए, जैसे आपने भी सुना होगा जी कि कैंसर अगर स्टेज 1 में पता चल जाए 2 में, तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स होते हैं उसकी रिकवरी के, उसके ट्रीटमेंट के, तो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। मगर जब वो प्रॉब्लम और आगे से आगे स्प्रेड हो जाएगा तो फिर वो बड़ा मुश्किल होता है उसको ट्रीट करना, और सर्वाइवल रेट जो है ना कम हो जाता और ये सेकंड मोस्ट काजेज ऑफ डेथ इन पाकिस्तान, दुनिया में ये 6ठे नंबर पे है। चूंकि हमारी हैबिट्स में वो पान शालिया गुटखा नहीं खाते ना, हम जो है ये बहुत ज्यादा स्मोकिंग, और आजकल जो हमारी नौजवान नस्ल है वेपिंग भी कर रही है, वेपिंग इज इक्वली डेंजरस। अच्छा, वो ज्यादा डेंजरस, उसमें भी वही निकोटीन होता है, सिर्फ ये है कि स्मोक नहीं होता, उस तरह कार्बन नहीं होता, बाकी वो तो भी उतना ही डेंजरस है जितना स्मोकिंग या छालिया और पान वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ओरल हाइजीन के हवाले से ओवरलुक एक हमने आपको दी है कि जनाब किस किस वजह से आपके दांत ख़राब हो सकते हैं, आपके मसूड़े ख़राब हो सकते हैं, और आपको जो ओरल कैंसर भी हो सकता है। तो हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा चौधरी साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और इस हवाले से हमने बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब अब कुछ मुल्की मामलात के हवाले से भी बात कर लेते हैं। पिछले कुछ अरसे से 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बाज़ गश्त हमारे सामने थी और उसके ऊपर बात की जाती थी। बहुत सारे बड़े सर जोड़ कर भी बैठे, मुलाकातें भी हुई, इजलास भी हुए, और आखिरकार उसका फ़ैसला हमारे सामने आ चुका है। फ़ैसला इस्लामाबाद में हुआ, लेकिन उसके असरात हमने देखा कि पूरे मुल्क में रात गए हुए। सेनेट के बाद 26वीं आईनी तरमीमी बिल जो कौमी असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूर हो चुका है, और जिसके बाद 1 महीने से जारी सियासी मुज़ाकरात का अमल आज सुबह अपने इख्तिताम को भी पहुंच गया था। अब इस तरमीम की मंजूरी से क्या सियासी कशीदगी ख़त्म होगी या उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा, और क्या इस तरमीम से हुकूमत मजबूत होगी? हमने इस पर बात करनी है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जाहिद आबिद साहब नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जाहिद साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? शुक्रिया, थैंक यू। जाहिद साहब, बड़ी बात चल रही थी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, बल्कि आपको भी मुबारक हो, हमारे देखने वालों को भी मुबारक हो कि एक पेज पर आ गई हैं हमारी जितनी भी सियासी जमातें, अपने मुफादात के हवाले से फिर आ ही जाते हैं, इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो अब इसके बाद महंगाई कम होगी? मतलब इतनी बातें हो रही हैं, तो अब मेरे ख्याल से इसके बाद महंगाई के ऊपर भी इनको बात करनी चाहिए। इस तरमीम को अगर हम ये देखें कि बराह रास्त इसका आवाम से कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता, आवाम के जो मसाइल हैं सही उसमें इसका कोई एज सच सरोकार नज़र नहीं आता। लेकिन एक बात समझने की हमें ज़रूरत है कि ये इसे हम 26वीं आईनी तरमीम कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 1973 का जो आईन है उसमें इससे पहले 25 तरामीम हो चुकी हैं ऑलरेडी। और अब तक जो लोगों को सबसे ज़्यादा तरामीम याद हैं उसमें एक तो 8वीं तरमीम थी, जिसमें सदर के पास इख्तियार चला गया था कि वो असम्बलियाँ तोड़ सकते थे किसी वक्त भी, और फिर 18वीं तरमीम आई
हाँ, जिसमें जिसमें सूबाई सूबों को खुद मुख्तारी के इख्तियारात दे हवाले दिए से, गए, तो हाँ। ये 2 तरामीम सिर्फ ऐसी हैं जिसमें लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट या लोगों को एक ये पता थोड़ा है सा कि पता था लोगों को कि ये इसमें हाँ, क्या है। और अब ये 26वीं आईनी 26वीं। तरमीम है, ये इन सब पे भारी पड़ गई है, ये याद रहेगी मेरे ख्याल से लोगों को। क्योंकि इसका जो प्रोसेस हुआ है हाँ। वो इतना एक अजीब सूरत में हुआ है कि ऐसे लग रहा था कि रोज़ाना की बुनियाद पे कि शायद कोई बहुत बड़ा एक मामला है जिसके ऊपर सारे इकट्ठे हो गए हैं, गठजोड़ हो गया इकट्ठे है। हो रहे हैं या होने की कोशिश कर रहे हैं, या इकट्ठे किया जा रहा है। जो नाराज थे उनको भी मनाया जा रहा तो है। इस लिहाज से अवाम की दिलचस्पी इसमें बहुत ज़्यादा थी। और इसका जो सबसे अहम इसमें चीज़ है कि ये इस तरमीम का क्रक्स क्या है, क्रक्स क्या है और फायदा क्या होगा? इसमें समझने की बात यह है कि ये ज़्यादातर अदलिया से मुतल्लक इसमें जो तरमीम की गई हैं, यानी 22 शिकें ऐसी हैं आइन की जिनमें तरमीम की गई है, अमेंडमेंट की गई है, उसमें से ज़्यादातर जो है अदलिया के मुतल्लक हैं। अच्छा, ठीक है। अब इसमें जो सबसे अहम चीज़ है जिस पर इस वक्त सबकी नज़रें थी कि 25 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस हाँ जी, आ रहे हैं, आ रहे थे। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। तो ये इस वक्त पे इस तरमीम का होना बहुत से सवालिया निशानात उठाता था, और इस वक्त जो सूरत हाल थी उसमें हर किसी का यही तनाज़र था, हर कोई अपने अपने एंगल से देख रहा था कि हो सकता है कि ये तरमीम बेहतर हो सकता है अवामी मुफाद में हो, लेकिन जो उसकी औकात जिस वक्त का तयन था वो थोड़ा सा उसे कंट्रोवर्शियल बना रहा था कि ये शायद किसी को ओबलाइज करने के लिए या किसी का राह रोकने के लिए की जा रही है, जिसकी वजह से जो सियासी जमातें हैं उनकी जानब से बरमला इस बात का इजहार किया गया कि इस किस्म की तरमीम इस वक्त नहीं होनी चाहिए। नए चीफ जस्टिस आ जाते हैं, उसके बाद अगले फेज में आप कर लें, तो उस पर कम से कम ये एतराज़ नहीं होगा कि किसी का रास्ता रोकने के लिए या किसी को मुद्दत बढ़ाने के लिए ये किया गया है, एक्सटेंशन की। तो उस लिहाज से ये चीज़ बड़ी अहम थी और लोगों की बड़ी दिलचस्पी थी, क्योंकि इस वक्त पोलराइजेशन जिसे हम कहते हैं कि इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि 2 धड़े में कौम पूरी तकसीम होती हुई नज़र आती है। कोई एक लाइन पकड़ता है तो वो अपनी लाइन लेके चल पड़ता है, दूसरा दूसरी लाइन पकड़ता है तो अपनी लाइन, यानी दरमियान वाला रास्ता ऐसा कोई नहीं है कि जिस पर कोई ये सोचे कि ये किसी तरह बेहतर भी हो सकता है, किसी तरह हो सकता है। तो इस पूरी तरमीम में सबसे बड़ी दिलचस्पी यही थी कि जो आइनी तरमीम हुई है उसमें अदलिया के हवाले से क्या फ़ैसले हुए हैं। अब उसमें चीफ जस्टिस की जो तकर्री है, ये तरमीम होने से पहले तक जो उसका तरीकाकार था कि जो सीनियर मोस्ट जस्टिस होंगे वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। ठीक है। अब इसमें जो तरमीम आई है उसमें यह है कि एक पार्लिमानी कमेटी बनेगी। पार्लिमानी कमेटी में 3 नाम जाएंगे। उन 3 नामों में से एक नाम को वो पार्लिमानी कमेटी वजीर आजम को भेज देगी। अच्छा, पहले ये था कि जो मोस्ट सीनियर हैं वो ही बनेंगे, अब वो 3 नाम जाएंगे। तीन मोस्ट सीनियर जो जज के नाम जाएंगे, उसको पार्लिमानी कमेटी उनमें से जिसका नाम चाहे वो तीसरे नंबर पे हो जज, उनका नाम अगर वो वज़ीर आज़म को भेज देती है और वज़ीर आज़म उस पर इत्फाक कर जाते हैं तो वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो वो एक चीज़ जो कहा जा रहा था कि शायद किसी को रोकने के लिए या किसी को लाने के लिए, लेकिन हुकूमती मौक़िफ़ उनका कहना है कि ये हम सबके लिए है कि आज अगर इसका किसी को फ़ायदा या नुकसान पहुँचाने की बात नहीं है, आज इस पर अमल होगा, आइंदा चीफ जस्टिस होगा उसके लिए भी होगा, हो सकता है कल को हुकूमत किसी और की हो तो उसको भी इसी तरह पार्लिमानी कमेटी बनाने का अख्तियार होगा। पार्लिमानी कमेटी जो है उसमें हुकूमत भी, कौन से लोग होंगे, हुकूमती नुमाइंदे होंगे या पार्लियामेंट में जिस जमात की जितनी सीटें होंगी उस मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से कि जिसका जितना शेयर बनेगा उस 12 रुकनी कमेटी में, तो वो 12 रुकनी कमेटी में उसको उतना शेयर मिल जाएगा, चाहे वो 1 सीटें हो 2 सीटें हो या अक्सरियत में जो होगी, यानी फैसला, और फिर 2/3 से फैसला होगा। तो ये एक ऐसा एक चीज़ है कि जिसमें आइनी तरमीम यकीनन हुई है और जिस अंदाज में हुई है वो एक बड़ा कि सियासी जमातें बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे एक आम सी मिसाल दी जाती है कि मेंढक तोलने बड़े मुश्किल होते हैं कि एक डाला जाता है दूसरा निकल जाता है, दूसरा डाला जाता है तीसरा, तो इसी किस्म की सूरत हाल थी। किसी एक सियासी पार्टी को राज़ी किया जाता था तो दूसरी सियासी पार्टी को नुक्ता इतराज़ उठा लेती थी कि इसको ऐसे नहीं वैसे है, तीसरे को राज़ी करते थे तो चौथे, फिर जेल तक बात गई कि जेल में भी मुशावरत हुई, लेकिन उनकी तरफ से एक वाज़े नज़र आ रहा था कि वो शायद इसका हिस्सा नहीं बनेंगे और वो इसका हिस्सा बने भी नहीं। वॉकआउट भी कर दिया गया, हमने रात को देखा, यानी उन्होंने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने अपना एक बाइकाट का एहतिजाज रिकॉर्ड कराया कि हम इस तरमीम के हक में
असेंबली के अंदर तो उन्होंने नो नहीं कहा, हाँ। लेकिन एहतियाज या एहतजाज बाइकाट करके रिकॉर्ड उन्होंने ये करा कहा के कि यही हमने कहा है कि हम इसके कहा नहीं है। है। अच्छा, लेकिन ये सारा हम पिछले काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि सियासी मुलाकातें भी हो रही हैं, फिर बाकी भी सारे मामला चल रहे हैं। तो मुझे बताइए कि जहाँ पे मौलाना साहब हम देखते थे कि कहीं ना कहीं उनका रुझान जो था वो पीटीआई की तरफ था, उनसे भी मुलाकातें हो रही थी, उनको भी मनाया जा रहा था पीटीआई की तरफ से, फिर यहाँ से भी सारी मुलाकातें हुई। मानने कैसे मौलाना साहब? पहले तो रेजिस्ट कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान, खासतौर पे इसी तरमीम के हवाले से, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान इस तमाम अमल में एक अहम प्लेयर थे, बहुत अहम प्लेयर थे। जिस तरह उनसे जिस मुलाकातें हो रही थी, ऑपोजिशन एक- की भी और हुकूमत की भी। एक वोट की ज़रूरत थी हुकूमत को, और मौलाना के पास 5 वोट थे। मौलाना अगर बीच में से विड्रा कर जाते तो हुकूमत या तो ये कर ना पाती, या फिर उन्हें एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल तरीका अख्तियार करना पड़ता कि जो आज़ाद अरकान थे उनके ज़रिए वोट लेके वो सेनेट में ये करता। ये इसको लेकिन पूरा अब करके इस अपनी तमाम अमल में ये हुआ कि जो सेनेट में कम अज़ कम जो अमल हुआ है उसमें किसी आज़ाद या मुनहरफ अरकान का वोट नहीं है, यानी तमाम जो सियासी जमातें हैं उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो आज़ाद अरकान थे वो पहले ही हुकूमत में शामिल थे और वो आज़ाद अरकान उन्होंने वोट दिया है। बाकी जो कहा जाता था कि पीटीआई के या वो जो एक चल रहा है इलेक्शन कमीशन में चीज़ चल रही है, वोट दे सकते हैं नहीं दे सकते, तो उसकी सेनेट में ज़रूरत नहीं पड़ी। कौमी असम्बली में ज़रूरत पड़ी है उन्हें, लेकिन कौमी असम्बली में भी उनको एक वाज़े 2/3 अक्सरियत मिल गई। इसको एक तो अगर सियासी अमल के तौर पर देखा जाए तो हुकूमत एक अदाद शुमार की जो गेम है वो जीत चुकी है। उसने ये साबित कर दिया है कि हुकूमत और इत्तेहादी जो हैं वो 2/3 अक्सरियत असम्बली में इस वक्त रखते हैं। तो हुकूमत को इस वक्त एक तो अखलाकी तौर पे इस सपोर्ट की ज़रूरत थी, ये जाहिर करने के लिए। क्या महंगाई कम होगी? लास्ट मुझे बता दें, अब महंगाई ओवरऑल अगर बात की जाए, सिर्फ इसकी चीज़ की नहीं है, ओवरऑल महंगाई की बात, महंगाई के हवाले से इस वक्त जो सबसे लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम है वो बिजली के बिल है। बिजली के बिल में जो एक राइट साइड पे चीज़ जा रही है वो ये है कि आईपीपीज़ के जो मुआहदे हैं उन पर नज़रसानी शुरू हुई है। 5 आईपीपीज़ ऐसे हैं जिनके मुआहदे मनसूख कर दिए गए हैं, मुअत्तल कर दिए गए हैं, और हमारे ज़राए के मुताबिक 18 आईपीपीज़ ऐसे हैं जिनके साथ मज़ीद नेगोशिएशन जारी है कि या तो वो मुआहदे अपने ख़त्म करें या उन्हें इस टर्म एंड कंडीशन ऐसी बनाएं कि जिसमें कैपेसिटी चार्जेस हैं वो कम से कम हो। तो अगर वो भी करने में कामयाब हो जाते हैं तो इस वक्त बिजली की जो महंगाई आवाम को मार रही है वो सबसे ज़्यादा है। बाकी जो महंगाई सब्जियों की होती है वो उसे हम मौसमी महंगाई ख्याल करते हैं कि आज कोई सब्जी नहीं है तो वो 200 रुपये किलो है, कल को वही सब्जी होगी तो 40 रुपये किलो या 60 रुपये किलो बिक्री होगी। लेकिन असल में जो गैस, बिजली, पेट्रोल, पेट्रोल एक ऐसा आइटम है अब कि जो इस दफ़ा लग रहा है कि शायद महंगा हो, क्योंकि आलमी मंडी में इसकी तेज़ी जा रही है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुकामी मार्केट में भी तकरीबन 8 से 10 रुपये फ़ी लीटर दोबारा महंगा हो सकता है, क्योंकि आलमी मार्केट में महंगा हो रहा है। तो ये चीज़ चलती रहनी है। मजमूई तौर पे आवाम को इतना बड़ा रिलीफ ताहाल नहीं मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि जिससे आवाम को ये खुश हो सके। खैर वैसे भी अगर देखा जाए तो बिजली के बिलों के हवाले से जैसे हमने बातें की हैं, आगे सर्दियां आ रही हैं, वैसे ही मामला थोड़े से ठंडे हो जाने हैं तो उसमें थोड़ा सा होगा, लेकिन ओवरऑल अगर महंगाई के हवाले से देखें तो अभी तक उस तरह रिलीफ पहुँचाया नहीं जा रहा आवाम को। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हम बात कर रहे थे, उसका बिल मंजूर कर लिया गया है। जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जनाब अब कुछ लाहौर शहर के हवाले से बात कर लेते हैं। तो जनाब जिस तरह पहले देखा जाता था गर्मियाँ आती थी और लोड शेडिंग शुरू हो जाती थी, और अभी सर्दियाँ अभी आई नहीं है और गैस की लोड शेडिंग होना शुरू हो गई है। घरों में जो है ना वो गैस गायब हो जाती है। कुछ ऐसे औकात हैं, वक्त जो मुतय्यन किए गए हैं जिसमें गैस आपको मिल रही होती है, बाकी टाइम जो है ना गैस गायब रहती है। पहले हम सुनते थे जनाब कि 3 वक्त की रोटी जो है ना वो खाई जाएगी या उसका बड़ा सुना जाता था, लेकिन अब 3 वक्त सिर्फ गैस ही आपको मिलने वाली है और उसमें ही आपने जैसे तैसे करके अपना खाना बनाना है। और वो भी उसका प्रेशर जो है ना उस हवाले से भी लोग बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं कि प्रेशर सही नहीं आता है, और लोग बहुत से जो है ना एलपीजी के ऊपर भी शिफ्ट हो रहे हैं, और जिसको एक मिनी बम भी कहा जाता है, जो सिलेंडर्स घरों में हो रहे होते हैं उनकी भी क्वालिटी उस तरह सही नहीं है। तो ये ओवरऑल हमने बात करनी है गैस की लोड शेडिंग के हवाले से। तो इस पर बात करने के लिए फ़हाद अमीन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। फ़हाद आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फ़हाद साहब सर्दियाँ अभी आई नहीं और लोड शेडिंग शुरू हो गई है, गैस की क्या मामला है? हर साल ऐसे ही रहना है क्या? कोई
अच्छा नहीं हमें मिलना कुछ भी यहाँ पर? देखिए जी, इस वक्त सूरत हाल ये है कि कुदरती गैस जो है वो उसकी मिकदार अब कम होती जा रही है। अच्छा। ठीक है, और जितने भी ये मामला चल रहे हैं फ़िलहाल तो दरामदी गैस के साथ चल रहे हैं। ठीक है, कुदरती गैस की मिकदार कम है, उसमें ठीक है। दरामदी गैस जो है वो ऐड की जाती है और ज़रूरियात को पूरा किया जाता है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया है कि जो 3 औकात हैं गैस यानी कि खाने के, उन औकात में गैस जो है वो सार्फिन को बिला तातुल घरेलू सार्फिन को मिलेगी, जिसमें सुबह नाश्ते के औकात में मिलेगी, उसके बाद दोपहर को खाने के औकात में, और रात को खाने के औकात में इंश्योर किया जाएगा कि इन औकात में गैस दस्तयाब हो। औकात होंगे इनके? हाँ जी, दस्तयाब हो। मगर सूरत हाल इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ दिखाई देती है। जो टेल एंडर्स हैं और गुंजानाबाद इलाके हैं, वहाँ पर जो है वो इन औकात में भी गैस दस्तयाब नहीं होती, लोगों को बड़ी परेशानी का सामना है। अच्छा, उस दूसरी जो मामला सार्फिन को फेस करना पड़ रहा है वो मुतबादल गैस के तौर पर, अगर एलपीजी जो है वो इस्तेमाल करते हैं लोग, तो एलपीजी की कीमतें भी जो है वो कंट्रोल से बाहर होती जाती हैं। जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जाएगा, वैसे वैसे गैस की मिकदार मज़ीद कम होती जाएगी। अभी से जो है वो वैसे तो सिलसिला शुरू हो गया लो प्रेशर और बंदिश का मुख्तलिफ इलाकों में, मगर अब जैसे जैसे सर्दी शुरू होगी ये मसाइल जो हैं वो मज़ीद बढ़ेंगे। और ख़ास तौर पर इन दिनों में एलपीजी माफिया सरगर्म हो जाता है। वो हर साल यही सूरत हाल होती है। जो ओगरा ने गैस की कीमत मुकर्रर की होती है उस पर गैस आपको दस्तयाब नहीं होती। इस वक्त अभी सर्दी शुरू नहीं हुई, मगर अभी भी सूरत हाल ये है कि जो ओगरा की कीमत है वो 251 रुपये 30 पैसे है फ़ी किलो एलपीजी की। मगर अगर मार्केट में आप देखें, पूरी मार्केट घूम ले, मेरा दावा ये पूरी मार्केट में, हाँ जी, पूरी मार्केट में 251 रुपये 30 पैसे पे आपको गैस नहीं मिलेगी। आपको 270 रुपये, 280 रुपये, 290 रुपये, और अगर पोश इलाकों में चले जाए जहाँ पर गैस डिलीवर करती है वो 300 से ऊपर है। और वो भी जनाब पानी शुदा मिलावट शुदा गैस है। अब उसमें मामला ये है कि देखें, आप एलपीजी अगर आप थोड़ा सा चलाएं उसको जो है ना वो उसका सिलेंडर थोड़ा सा खोलें तो आपको अजीब सी स्मेल आएगी उसमें, ठीक है ना। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान एलपीजी का इस वक्त ये चल रहा है कि शहर में गैर मेयारी सिलेंडरों की भरमार है, जिसकी वजह से ये जो एक एलपीजी बम जो है ना वो बन जाते हैं, मिनी बम इनको कहा जाता है, और ये इतनी जाने जाती हैं। हाँ। देखिए, सेफ्टी के हवाले से कोई इकदाम नहीं है। हाँ, ज़्यादातर ये होता है कि जब हम यहाँ पर बैठ के बताते हैं और इस तरह की चीज़ जो है वो सामने आती है तो फिर कार्रवाइयाँ तो शुरू होती हैं, मगर वो सिर्फ छोटे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू होती हैं। छोटे दुकानदार जिम्मेदार तो हैं, मगर वो बहुत कम जिम्मेदार हैं। बेसिकली तो ये बड़ी मछलियाँ हैं, बना रहे हैं, जिनकी फैक्ट्रीज हैं, जिनके कारखाने हैं जहाँ पे ये चीजें बन रही हैं। और दूसरा मामला ये है कि देखिए, जब एलपीजी ब्लैक में फरोख्त की जाती है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब तबके को होता है। एलपीजी इस्तेमाल की जाती है रिक्शों में, लोडर गाड़ियों में, उसके अलावा ये छोटे छोटे ठेले आप देखेंगे मार्केट में लगे हुए, उन्होंने छोटे छोटे सिलेंडर रखे होते हैं, ठीक है, खाने पीने के जो ठेले हैं। उसके बाद जो होटल हैं, में भी बंदूकें होती है जो जिनके कनेक्शंस नहीं लग रहे हैं, वो भी अब तो गुज़िश्ता 3-3.5 साल से कनेक्शन ही नहीं ना लग रहे, तो वो लोग बेचारे एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं। और एलपीजी की जब ब्लैक मार्केटिंग होती है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान एक आम तबके को, गरीब तबके को होता है। उसकी वजह यह है कि एलपीजी को किसी दौर में गरीब का फ्यूल कहा जाता था, ठीक है ना। अब तो वो नहीं जी, अब तो गरीब के बस की बात ही नहीं रही ना। अब तो बड़ी मुश्किल से वो घरों में गैस नहीं आ रही है, एलपीजी महंगी होती जा रही है, और जैसे ही अगर लोग लकड़ी पे शिफ्ट होते हैं, लकड़ियों की कीमतें कहाँ बढ़ जाती है, तो बंदा करे क्या फिर? आप देखें ना, आप वो पत्थर के दौर में वापस जा रहे हैं ना। सूरत हालियों पर छोटे छोटे होते थे जब हम, उस वक्त वो देही इलाकों में लकड़ियों पर और उपलों पर जो है वो खाना बनाया जाता था। अब लाहौर के बहुत से ऐसे इलाके हैं, मैं आपको 2-3 इलाके के नाम आप देता हूँ। आप शादरा वाली साइड पे चले जाएं, इस्लामतपुरा वाली साइड पे चले जाएं, उसके बाद आप मदीना कॉलोनी, इस्लामतपुरा, और जितने भी ख़ास तौर पर गुंजानाबाद इलाके हैं वहाँ पर आप चले जाएँ, लोगों को गैस दस्तयाब नहीं है इन तीनों कात में। और ख़ास तौर पर रात के टाइम तो 10 बजे के बाद तो गैस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। सुबह 6 बजे जो है वो गैस दोबारा आना शुरू होती है, और उसके बाद जो जिन इलाकों में आ रही है, जिन इलाकों में नहीं आती उनके लिए तो 10 बजे भी वही और सुबह के 10 बजे भी वही सूरत हाल है, यानी कि तीनों का। लेकिन ये जो इन्होंने टाइमिंग सेट की है वो क्या टाइमिंग है, कब से कब तक आती है? देखिए, टाइमिंग अभी फिलहाल तो इन्होंने कोई अनाउंस नहीं की है, ठीक है। मगर जो गुज़िश्ता साल से सिस्टम चल रहा है
वो मौसम गर्मा में भी चलता रहा है हाँ जी। कि इनका दावा था कि हम 3 औकात में SNGPL इंतजामिया का कि 3 औकात में गैस की फ्राहमी को इंश्योर करेंगे, बंद हम किसी भी औकात में नहीं करेंगे, मगर इन 3 औकात में इंश्योर करेंगे कि सार्फिन को गैस लाजमी मिले। उन्हें ये बताना चाहिए था कि हम इन औकात में गैस गायब कर देंगे, वो हमें पता हो ताकि हाँ, तो देखें अब रात को 10 बजे अगर किसी ने बेचारे ने कुछ चाय पीनी है, कोई खाना खाना है, कुछ भी करना है, तो उसके बाद वो आपको गैस दस्तयाब नहीं है, वो फिर आपको ऑप्शन जो है वो उसके लिए LPG है। और LPG इतनी महंगी है कि अब वो आम बंदे के बस की, मैं अपना बताऊं कि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं रोज़ाना जो है वो LPG का एक सिलेंडर पर और इस्तेमाल करूं। उसकी वजह यह है कि 251 रुपये 30 पैसे रेट है इस वक्त अक्टूबर का, और मार्केट में तो 270 से 280 रुपये मिल रही है। ठीक है, अगर आप 2 किलो गैस भरवाते हैं तो आपको 600 रुपये की तो सिर्फ गैस का, जिस बंदे की 1000 रुपया दिहाड़ी है या 1200 रुपया दिहाड़ी है, वो रोज़ की 600 रुपये की गैस कहाँ से लेके आए? ठीक है ना। 2 kg तो एक घर में, एक अच्छे घर में, यानी कि जिसमें मेरे ख्याल से एक दिन में खत्म हो जाती है। हाँ जी, 1-1.5 दिन में 2 kg तो खत्म हो जाती है। अब वो बंदा क्या करे? अब आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों में देखें अगर गीज़र चलेगा तो बिल की जो है रेशो वो और ज़्यादा कहाँ पहुँच जाएगी? जो इन्होंने जो नए स्लैब, जो नए रेट मुकर्रर किए हैं, उसमें तो आम बंदा तो उसका मरने वाला साहब है। तो फिर क्या करें? पिछली दफ़ा 40-40 हज़ार रुपया लोगों को, 50-50 हज़ार रुपया, लाख रुपया बिल आ गए थे ये दिसंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में। ठीक है ना। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। अब अगर वो गैस आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, अच्छा सबसे बड़ा नुकसान किनको है? इसमें भी सबसे बड़ा नुकसान गरीब बंदे को है। जिनके घरों में गैस नहीं लगी ना, उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने 2-3 घरों ने कनेक्शन जो हैं वो आपस में जो है ना वो शेयर किए हुए हैं। अब एक घर की तो चलो वो समझ लगती है कि चलो थोड़ी गैस इस्तेमाल होती है, जब 3 घर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो गैस की मिकदार जो है वो बढ़ जाती है, कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है। उन बेचारों को बिल आ जाता है, वो बेचारे फिर बिल पकड़ के हमने बिल लगते हैं कि हमें इतना ज़्यादा बिल आ गया। पिछली दफ़ा आप यकीन करें कि लाख रुपए से ऊपर बिल आए लोगों को, गैस के बिल भी। तो जिस तरह हम गर्मियों में रो रहे होते हैं कि जनाब बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, इसलिए उस पर अब देखा जाएगा कि जनाब सर्दियों में गैस के बिल जो है ना उसकी भरमार होगी और अवाम फिर बिलकेंगे कि अब गैस के बिल कहाँ से दिए जाएँ। तो ये सारी सूरत हाल थी। फ़ाद अमीन हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे। फ़ाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब हम में से ना हर एक अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी मुकाम पर इस सोच का ज़रूर शिकार होता है कि जनाब आगे क्या करना चाहिए। और फिर ज़बानाए तालिब इल्मी में जब पोस्ट ग्रेजुएशन मरहले में आते हैं ना, तो तब ये सवाल सबसे ज़्यादा हॉन्ट करता है और परेशान करता है। बहुत से ममालिक में जो स्टूडेंट्स की इस मुश्किल को दूर करने के लिए करियर काउंसलिंग पर जोर दिया जाता है, और वहाँ बाकायदा तौर पर करियर काउंसलर्स मौजूद भी होते हैं जो स्टूडेंट्स को रहनुमाई फराहम करते हैं, उनकी मदद करते हैं। पाकिस्तान में बाकायदा ऐसा कोई इदारा मौजूद नहीं है। और करियर काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है, इस हवाले से हमारी सोच क्या है, हमारा रुझान क्या है, हम कौन से मज़ामीन सिलेक्ट करें, उनकी मार्केट में डिमांड क्या है, और जब हम मज़ामीन का इंतखाब कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा रास्ता क्या होगा, और हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, हमें अपने मजमून में बेहतरीन कारकर्दगी कैसे दिखानी चाहिए। ये तमाम बातें निहायत ही ज़रूरी हैं और करियर काउंसलिंग के ज़ुमरे में आती है। तो आज के सेगमेंट में हम इस पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी क्लास से स्टूडेंट्स को काउंसलिंग ज़रूरी होती है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। प्रोफेसर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बस आजकल आपको पता है ये फ़ज़ाई आलूदगी चल रही है, तो उसने बस फ्लू और गला ख़राब उसकी वजह से। खैर अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। प्रोफेसर साहब, करियर काउंसलिंग एक स्टूडेंट की लाइफ में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो हमने सुना है और हमने पढ़ा है इसके बारे में अब के दौर में जाके। कौन सी क्लास से आपको लगता है कि स्टूडेंट की काउंसलिंग शुरू हो जानी चाहिए फॉर देयर बेटर फ्यूचर? जी हाँ, मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम है, इसमें जो 8th क्लास है ना, 8वीं क्लास जब मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद ज़रूरी है कि आप बच्चे को
पहले उसका टेस्ट करें खुद, ठीक उसका है। रुझान देखें, खुद चेक करें, क्योंकि उसमें तो उस बेचारे में इतनी सलाहियत नहीं बिल्कुल होती। ऐसे ही है। तो ये खुद बड़ों का काम है जो कि ख़ास तौर पे इस काम के एक्सपर्ट हैं, वो पता करें कि उसका रुझान किस तरफ है। मैं 8th क्लास इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ से 9th में जब आप जाते हैं तो साइंस आर्ट्स के मज़ामीन अलग अलग हो जाते हैं। फिर जब FSC में या ICS में जाते हैं तो वहाँ मज़ीद ब्रांचेस बन जाती हैं। जनरल FSC होती है, मेडिकल होता है, इंजीनियरिंग होती है, ICS होती है, ICOM होता है, वगैरह वगैरह। तो 8th क्लास के फ़ौरन बाद ये काम आगाज़ कर देना चाहिए। और वैसे 8वीं क्लास तक जब बच्चा पहुंचता है तो 12-13 साल का तो वो होता है, यानी कि मतलब अर्ली इतना टीनेजर। शाऊर आ गया होता है, उसे अक्ल आ गई होती है। बिल्कुल। तो आप एक तो ये कि जिस घर में वो ग्रो करता है, जिस मुआशरे में वो ग्रो करता है, उस मुआशरे ने उसके रवैये देख लिए होते हैं कि ये बच्चा क्या शाये है, क्या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, या अबव ऑल इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। हाँ। तो उसके मुताबिक फिर अच्छी तरह उससे देख के, उसका माजी भी देख के, उससे सवालात करके तो पूछा जा सकता है कि क्या वो साइंसेस में एक्सेल करेगा या आर्ट्स में एक्सेल करेगा। मैं आपको एक दो छोटी छोटी मिसालें देता हूँ। जावेद चौधरी साहब, बड़ा नाम है, उनकी एक दफ़ा मैं बात सुन रहा था, वो कहता है कि यही एब्सेंस ऑफ करियर काउंसलिंग, उसकी वजह से कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने क्या करना है। लिहाजा जब मैंने अपना पास किया, मैट्रिक पास किया, तो मैंने कॉलेज में देखा कि सबसे लंबी लाइन जो थी वो थी FSC करने के लिए। तो मैंने वहाँ लंबी लाइन देख के फैसला किया कि यहाँ पे फॉर्म जमा करवा दिए जाए। मैंने वहाँ जाके फॉर्म जमा करवा दिए। इस तरह मेरा करियर आगे बढ़ता चला गया और मुझे कुछ पता नहीं था, कोई काउंसलिंग नहीं थी। बस देखा जहाँ पे ज़्यादा लोग, जहाँ रश लगा हुआ है, उस तरफ चला जाता हूँ। इसी तरह मैंने खुद अपने आप को महसूस किया कि मैं मैथमेटिक्स में बड़ा पुअर था थ्रू आउट, और जो ख़ास तौर पे साइंस वगैरह थे उसमें पुअर था। अलबत्ता एक चीज़ जो अल्लाह ताला ने वदियत कर रखी थी उस वक्त सेंस नहीं किया, हालांकि निशानियां नज़र आती थी कि अंग्रेज़ी की ज़ुबान जो थी, अंग्रेज़ी ज़ुबान या उसका लिटरेचर या उसकी नज़में या समरी या इस तरह की मजमून ऐसे वगैरह लिखना पड़ता था, तो मुझे उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। जबकि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मुझे शदीद मेहनत करने के बावजूद वो अप टू द मार्क नहीं आता था रिज़ल्ट। तो वहाँ से अंदाज़ा कर लेना चाहिए था कि अब मुझे FSC नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे करनी पड़ी। तो इसी तरह MSc कंप्यूटर साइंस भी करना पड़ा। एग्जैक्टली, ये हमारा 99% हमारी यही दास्तान है हमारी सोसाइटी की, कि जो मुआशी प्रेशर है ना, सोशल प्रेशर से कहीं ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर। घर का बड़ा बेटा है, बड़ी बेटी है, उसने जिम्मेदारी बड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल। और आज भी आप देखते हैं कि वो लोग पूछते हैं कि अच्छा फ़लसफ़ा पढ़ना है, आर्ट पढ़ना है, कमाई क्या होगी, इससे पैसे कहाँ से मिलेंगे, इसी इंडस्ट्री में जगह नहीं है ना। इसलिए हमने ये आज का टॉपिक रखा है कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई जा सके कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जानना, बच्चे का इंटरेस्ट जानना कितना ज़रूरी है। तो इस पे एक और गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर शबाना मुफ्ती हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, देन अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड डॉक्टर भी हैं, स्टूडेंट काउंसलर भी हैं और यूथ मेंटरिंग भी करती हैं। तो उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसके करियर में करियर काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है। तो डॉक्टर शबाना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी टू बी हियर एंड थैंक्स फॉर। अभी मैं सर की बात सुन रही थी और वो बता रहे थे कि कितना जरूरी है करियर काउंसलिंग। आप बात करें एकेडमिक्स की ना, इसको कहते हैं IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट। ये एक पार्ट होता है स्टूडेंट की सक्सेस का। जो हम लोग करते हैं, हम दिखाते हैं पेश ये अपने स्टूडेंट को कि कैसे उन्होंने आगे जाके इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है, उसे कहते हैं EQ। जितना IQ इम्पोर्टेंट होता है ना, उतना ही क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ताकि आगे जाके वो एक अच्छा इंसान बन के माशरे में जो है वो अपनी एक प्लेस बना सके और कामयाब हो सके। इसमें मैं एक बात बताती चलूँ कि मेरी अम्मी जो है ना, वो हम लोग मिडिल क्लास से थे, वो टीचर थी, वो हमेशा स्टूडेंट को कहा करती थी, मैं मुझे कहती थी कि तुमने कुछ बन के दिखाना है, तुमने कुछ करके दिखाना है। कोई जो होते हैं ना, जो खाली बर्तन होते हैं वो खड़कते रहते हैं। तो ये जो फायर, ये जो मोटिवेशन थी, ये मेरी माँ ने मुझे दी थी। और फिर मिडिल क्लास से होकर मैंने इतनी मेहनत की और मैं बड़े आम स्कूलों में पढ़ी। मैं कोई ये नहीं कि बड़े प्राइवेट स्कूल, बड़े हाई एंड में पढ़ी। फिर तरक्की हासिल करके मैंने अमेरिका में आके सारी तालीम हासिल की। और फिर यहाँ पे जो काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट है, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। और यही काउंसलिंग जो है, हमने स्टूडेंट के साथ साथ अपने उस्ताद को और अपने जो है वालिदैन को, उनको भी बड़ी काउंसलिंग की जरूरत है, क्योंकि जनरेशनल गैप बहुत आ। तो इस काउंसलिंग की जो है खाली स्टूडेंट्स को नहीं, वालिदैन को और उस्ताद को भी जरूरत है।
अच्छा, दूसरा डॉक्टर शबाना, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आज की अगर स्टूडेंट्स को देखा जाए तो उनको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, बिकॉज़ हम देखते हैं कि वो कंफ्यूज होते हैं कि वो कौन सा पाथ चूज़ करे, कौन सा करियर चूज़ करे, मार्केट में जॉब नहीं है और ऑलरेडी जिनके पास जॉब है वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि जनाब हमें समझ नहीं आती कि हम जॉब को कंटिन्यू कैसे रखें, काफ़ी उन्हें भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो आज के स्टूडेंट को काउंसलिंग के हवाले से या करियर के हवाले से किस तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं? बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, वो इसलिए क्योंकि जनरेशनल गैप बहुत था। सही। जो माँ बाप हैं वो बहुत पीछे रह गए हमें, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, वो बच्चों को वही चीज सिखा रहे हैं जो उन्होंने खुद सीखा था। और वो जो कल्चर था ना, फुट्टा कल्चर, कि वो आजकल तो बच्चे फुट्टे की भी जो है वीडियो बना के डाल देंगे कि भाई देखो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, सोशल मीडिया से जो उनको वैलिडेशन मिलती है वो माँ बाप दे नहीं सकते। और जो जनरेशनल गैप है, जो हमारे जो असातिज़ा हैं, वो वाला गैप जो है कम्युनिकेशन का पूरा नहीं कर पा रहे। तो स्टूडेंट ये फील करता है कि जी मुझे अहमियत नहीं दी जा रही, मेरी बात नहीं सुनी जा रही, जो मैं चाहता हूँ वो काम पूरा नहीं हो रहा, जो करियर मैं अपनाना चाहता हूँ उसकी कोई गाइडेंस नहीं है, उसकी जो है ना हमने उनको फोकस नहीं दिया हुआ। हम चाहते हैं कि वो करें जो हमारे ख्वाब अधूरे हैं। माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हम कुछ नहीं कर सके तो हमारे बच्चे जो हैं वो उन ख्वाबों को पूरा करें। उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कंफ्यूजन आ जाता है। और आजकल का जो बच्चा है वो खाली असातिज़ा के असर के नीचे नहीं है, माँ बाप के असर के नीचे नहीं है, उसका तीसरा सबसे बड़ा मेंटोर जो है ना वो है इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया। बच्चे जो होते हैं ना इस एज में बच्चे जो है ना वो जज्बाती होते हैं। उनका ये जो फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ना, जो अगला ब्रेन होता है, ये सोचने समझने की उनमें सलाहियत नहीं होती, वो इतने फोकस्ड नहीं होते। अच्छा। वो जो है ना एक इंफरादी सोच नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो अपना ये जो पिछला ब्रेन होता है ना, इमोशनल ब्रेन, अपने जज्बात को इस्तेमाल करते हैं। उन जज्बात को इस्तेमाल करते हुए फिर जो उनको अहमियत देगा, उनको सेंस ऑफ पावर देगा, उनकी बात सुनेगा, वो एक कच्चे दिमाग। अच्छा, इसी के अंदर डॉक्टर शबाना मैं एक और ऐड ऑन करना चाहूँगी क्वेश्चन कि जिस तरह आपने EQ की बात की है, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की है, तो मुझे ये बताइएगा ये इसको फिर किस तरह अडॉप्ट किया जा सकता है, बच्चे के अंदर इसको किस तरह लेकर आया जा सकता है अगर ये इतना इम्पॉर्टेंट है तो? इतना नहीं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। अच्छा। क्योंकि आप बच्चे को यूनिवर्सिटी में सिर्फ 4-5 सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, लेकिन आगे जाके उसने इंसान बन के अपने पर्सनल और प्रोफेशनल करियर में किस तरह कामयाब होना है वो उसके इमोशनल क्वोशंट जो होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या और उसका सिखाना किसका फर्ज है, वो माँ बाप का फर्ज है। इसके साथ जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो बच्चे को सिखाना किसका फर्ज है, वो असातिज़ा का फर्ज है। तीसरी चीज जो है वो वहाँ पे सोशल मीडिया का आंसर आ जाता है बच्चे की तरबियत के अंदर और आगे उसके फ्यूचर की कामयाबी में। सबसे बात पहले करते हैं जी इमोशनल इंटेलिजेंस माँ बाप ने कैसे। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है हाउ टू रेगुलेट योर इमोशन। आपके जो जज्बात हैं, आप गुस्से हो रहे हैं, आपको बहुत किसी चीज पे गुस्सा आया हुआ है, आपसे अपने जज्बात कंट्रोल नहीं हो रहे, आप किसी चीज पे बड़े दुखी हैं, आप किसी चीज पे बड़े खुश हैं, आप ये सोच रहे हैं जी कि मुझे इसने कैसे कुछ कह दिया, और अपने जज्बात को रिएक्ट करते हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, उसको बैठ के आपने एनालाइज नहीं करते, आप ये सोचते हैं जी कि बस मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है तो मैंने अगले की ऐसी तैसी कर देनी है। आप उसके बारे में तहकीक नहीं करते, अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर सकते। ये चीज बचपन में माँ बाप सिखाते हैं। बच्चा जब टेंट्रम शो कर रहा होता है, बच्चे का जब आप दिखाते हैं कि उसका एक सर्टेन बिहेवियर है, वो इमोशनल, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, मैंने आपको बताया कि उनके अंदर जो दिमागी सलाहियत होती है सोचने की, इंफरादी इतनी ज्यादा नहीं होती। माँ बाप अगर खुद से लड़ रहे हैं, वायलेंट हैं, बाप जो है अपनी बीवी को थप्पड़ मार देता है गुस्से में, गाड़ी आपकी किसी के साथ ठुक जाती है तो आप गुस्से में बाहर निकलते हैं और डंडा लेके अगले की गाड़ी तबाह कर देते हैं। आप जो है अगर किसी चीज पे गुस्सा चढ़ा हुआ है तो आप, अच्छा ये बच्चे होते हैं ना, इनको सेंस ऑफ पावर चाहिए होती है, इनको सेंस ऑफ अहमियत चाहिए होती है। अब सेंस ऑफ पावर कैसे, ये खतरे के खिलाड़ी होते हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना होता है, जिस तरह ये ड्रग्स के साथ करते हैं, नई नई चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, गाड़ी तेज चलाते हैं। ये बच्चे, आप इनको कोई डंडा दे दें या आप इन्हें कहें कि जी आपको ये पत्थर दिया है, वो जो है पत्थर किसी चीजों को मार के उसको तबाह करके उनको सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस मिलती है, उनको लगता है कि हमारी बात सुनी जा रही है, हमें देखा जा रहा है, हमें वैलिडेशन मिल रही है, और यही चीज सोशल मीडिया करता है, उनको इम्पोर्टेंस दे। तो माँ बाप अगर उनके इमोशंस को आइडेंटिफाई करें, उनको सिखाएं कि आप टेंट्रम शो कर रहे हो ना, आपको नखरे आ रहे हैं, आप रो रहे हैं,
आपको गुस्सा है तो गुस्से को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, इमोशंस को आइडेंटिफाई करना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह EQ की बात की जा रही है कि इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं हमारी यंग जनरेशन को, आपका तो रोज़ाना की बुनियाद पर उनके साथ कांटेक्ट में होता है। जिस तरह डॉक्टर शिवाना ने भी कहा कि अब बात EQ की होनी चाहिए, IQ की होती है, लेकिन अब EQ पे ज़्यादा काम करना चाहिए। तो आप जब स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो उनमें किस तरह इमोशनल कह लें कि अप्रोच देख रहे होते हैं, ख़ासतौर पर जब वो पास आउट हो जाते हैं, डिग्री ले लेते हैं, तो उसके बाद क्या उनके इमोशनल्स के चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं? बिल्कुल, ये जैसे डॉक्टर साहबा ने एक तरफ इशारा किया कि आजकल जो जनरेशन है जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद है, ये 21वीं सदी जब शुरू हो गई थी उसके बाद के पैदा होने वाले बच्चे हैं। हाँ जी। ये जनरेशन Z कहलाती है। जनरेशन Z को सारी दुनिया में जब स्टडी किया गया तो यही पता चला कि इनका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम रह गया है। और उसकी वजह क्या है? सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। हम लोग ये कहते हैं कि 100 साल पहले जो जनरेशन गैप होता था वो एक ही जनरेशन का गैप होता था। अच्छा। लेकिन आज 10 साल के बाद 100 साल गुजर जाते हैं, क्योंकि मीडिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, इतनी तेज़ी से वो चीज़ें बच्चे को बता देता है जो उसके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं वो नहीं बता सकते। ये सरोगेट पेरेंट्स का काम कर रहा है मीडिया। तो मीडिया इस कदर ज़्यादा इन्फॉर्म कर देगा। उसके साथ साथ मीडिया से रिलेटेड ही इनका जनरेशन Z का अटेंशन स्पैन का मसला है कि किसी भी वक्त उठाते हैं, मतलब हमारी बात सुन रहे होते हैं, एग्जैक्टली 2 से 3 मिनट के बाद वो आंखें कहीं उनकी खो जाती हैं खला में। उसके बाद ऐसे लाशौरी तौर पे मोबाइल उठाते हैं, टिक टिक टिक, देखा कोई मैसेज तो नहीं आया हुआ है, कोई नोटिफिकेशन, कोई अपडेट। तो ये इनका बहुत बड़ा मसला है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि इमोशनली उनको देखना। देखें, इस रवैये के बंदा शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, नेचुरल सी बात है। तो क्लासरूम में आप ऐसी चीज़ें विटनेस करते हैं जब पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को? बिल्कुल। देखें, ये वाली बात मुझे भी बिल्कुल, मेरे लिए भी नई सूरत हाल होती है। इन बच्चों के लिए भी नई सूरत हाल होती है। मसलन हमने उनको दिखाना है, हमने उनको बताना है कि मैं थिएटर सिखाता हूँ, तो उनको मैं बता रहा हूँ कि जब आप ऐसे रोल में हैं जो एक बुज़ुर्ग का रोल है और बिल्कुल साधु किस्म का रोल है, तो बिल्कुल कूल एंड काम हो के आपने फोकस करना है अपने ख्याल में और अपने अंदर, और खामोश होकर बैठना है, जितना मर्जी हंगामा होता रहे। अब इस बात की ट्रेनिंग तो उनकी रियल ज़िंदगी में है ही नहीं। खामोशी के लम्हे नहीं हैं, भाग दौड़ लगी हुई है, सोशल मीडिया ने उनकी ज़िंदगी बिल्कुल। तो ये मुझे अच्छा खासा इसमें ना प्रॉब्लम होता है। ये बात तो है। दूसरा इसका पहलू ये है मुनीबा के, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि रियासत को पता होता है कि उसको किस फील्ड में कितने लोग चाहिए। हाँ जी। वो जो इंडस्ट्री टू यूनिवर्सिटी का एक गैप होता है, उसको फिल करने के लिए रियासत के पास बंदोबस्त होता है, उसके पास पूरा कैप्स होती हैं, उसके पास स्लैब्स होती हैं। वो ये देखता है कि इतने इंजीनियर्स, इतने डॉक्टर्स, इतने बिजनेसमैन, इतने आर्टिस्ट, ये सब चीज़ें, इन तमाम लोगों को फिर उसके मुताबिक तैयार किया जाता है। वो तालीम दिलाई जाती है। जितने वकील चाहिए उनको लॉ पढ़ाएं, और उससे पहले करियर काउंसलिंग कर लें कि किस में ये टेंडेंसी है कि वो अपनी बात मुदल्लल अंदाज में कर सकता है। इसी तरह मेरे जैसा आदमी अगर पेंटिंग करेगा तो बेड़ा गर्क करेगा, तो ये भी देख लें कि लाइन कौन सीधी खींच सकता है, कौन नहीं सीधी खींच सकता, क्योंकि हर मुआशरे को बहरहाल तख्लीक़कारों की ज़रूरत होती है। और वो सुना है, ये दरोगबार गर्दन रावी के आइंस्टाइन ही कहता था कि मुझे नए आइडियाज़ के लिए शाम की जो 4 बजे की चाय है वो शायरों के पास बैठ के पीनी पड़ती है, क्योंकि जितना बड़ा साइंटिस्ट था वो उसने थेरीज वगैरह दी हैं, उसके लिए तख़य्युल की परवाज़ बहुत ज़रूरी है। तो साइंसदान हो या आर्टिस्ट हो, दोनों तख्लीक़कार तो होते ही हैं, दोनों का बस ये रास्ता अलग अलग होता है। तो जो ज़्यादा तख्लीक़कार है, जो बिल्कुल एक वाइल्ड और रैंडम अंदाज में जो कुदरत के स्नैपशॉट्स को पकड़ रहा होता है और अपने ज़ब्ते तहरीर में या तस्वीर में ला रहा होता है, वो आर्टिस्ट ही होता है। तो उसके पास साइंटिस्ट का बैठना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये पता होना चाहिए 8वीं-9वीं क्लास से ही कि आर यू गोइंग टू बिकम एन आर्टिस्ट और अ साइंटिस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आपको तभी 8वीं से ही आपको करियर काउंसलिंग करा लेनी चाहिए। बिल्कुल, रियासत की जिम्मेदारी है कि ये बताए कि हमें इस साल इस फील्ड में इतने फील्ड में लोग चाहिए और आपने ये प्रोड्यूस करने हैं। इन बच्चों को आगे आपने अपने पॉलिश करना है। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बात। तो ये चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ भी आऊँगी। डॉक्टर शबाना, जिस तरह हमने बात की है कि दौरान तालीम जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, करियर का पता होना कि आपने कौन सा पाथ चूज़ करना है, फिर उसी के मुताबिक आप अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं कि आगे जाके आपने अपनी मंजिल कौन सी तय करनी है। तो दौरान तालीम अगर देखा जाए तो आज के दौर में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बेहतर अगर उन्होंने अपना फ्यूचर बनाना है तो आपको क्या लगता है कि किन किन शोबों में वो अपना फ्यूचर या अपना फोकस कर सकते हैं?
लेकिन जिसे सर कह रहे थे ना, हमारा पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, कोई सुपर पावर डेवलप्ड कंट्री। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा काम होने वाला है, लेकिन हमारे लोग वो काम करना नहीं चाहते जिसकी जरूरत है, वो काम करना चाहते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है। जहाँ पे भरमार है वहाँ पे जो जाके उन्होंने अपना वाइट कॉलर जॉब या डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, क्योंकि वो कहते हैं जी वहाँ पे या सेफ्टी ऑफिसर बनने के पैसा बहुत ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे जो स्मार्ट बंदा होता है ना, वो तो वो काम करता है बंदा जो उसका पैशन होता है, जो उसका दिल करता है। लेकिन जो जीनियस होता है ना, वो काम करता है जो काम उसको पसंद है, लेकिन जिस काम की मुआशरे में जरूरत भी है, ताकि वो आगे जाके काम की जरूरत होगी तो उसको जो है जॉब मिलेगी। इसकी वजह से ये जितने भी प्रोफेशन हमारे पाकिस्तान में है, IT कह लें, डॉक्टरी तो ऑलरेडी भरी पड़ी है, ज़राअत का शोबा कह लें, कोई स्किल सेट अपने बच्चों को जरूर दे दें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। काम जो हलाल आप करेंगे वो जो है स्टूडेंट को जो भी पसंद है, उसके साथ शुरू से उसको इतना इमोशनली इंटेलिजेंट बनाएं कि उसको शर्म ना हो काम करने कि मैंने ज़राअत में नहीं जाना, मैंने किसी छोटे गांव में जाके काम नहीं करना। ये इंटेलिजेंस देने के साथ साथ बच्चों के अंदर क्रिटिकल जो है ना थिंकिंग का, वो आपने जरूर डालना है। क्रिटिकल थिंकिंग ये होगी कि वो सोच सकेंगे, इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर सकेंगे, डेटा को खोल के डिसेक्शन करके उसके बखीर उधेड़ के उसके ऊपर रिसर्च कर सकेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग तो डॉक्टर शिवाना तभी होगी ना जब हम बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, जब हमें उन्हें मौका देंगे कि वो खुद फैसला कर सकें। उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जो स्कूल टीचर्स को देनी पड़ेगी, जैसे वालिदैन इमोशनली इंटेलिजेंट, क्योंकि 12 साल से पहले आप अपने बच्चे को के जज्बात कैसे कंट्रोल करना है। हर चीज जो है वो मिल नहीं जाती है आपको दिखाने से या जिद करने से, या हर चीज वैसे नहीं होगी जैसे आप चाहते हैं। आप अपने एक्शन के खमियाजे भुगतेंगे। इस तरह जो टीचर्स हैं उनको क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेके जाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, तो इसका सोल्यूशन क्या है? ये अगर इसको देखा जाए कि जैसे आपने कहा कि हम एक डेवलपिंग कंट्री में रह रहे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, वी अग्री, लेकिन इसका अब हल क्या है? हमें किस तरफ जाना चाहिए? सोल्यूशन की तरफ किस तरह जाएं हम? मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पे जो है ना, हम इस्लाम को, क्योंकि मैं अमेरिका में रहती हूँ तो मुझे एक एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है अपने बच्चों को इस्लामिक स्कूल ले जाए। क्रिटिकल थिंकिंग जब हम उन्हें सिखाते हैं ना कि क्लास में आपने कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यू डोंट हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, सोल्यूशन करना है, तहकीक करनी है, रिसर्च करनी है। लेकिन उसके साथ साथ मस्जिदों में ये सिखाते हैं, जब वो कुरान पढ़ाते हैं कि अगर कोई मसला हुआ है तो जिस तरह तहकीक करने की मैं बात कर रही हूँ, हजरत यूसुफ की जो है इतनी खूबसूरत सूरत, उसके साथ सूरह बकर, ये हर चीजें तफसीर के साथ कुरान पढ़ा के बताते हैं बच्चों को कि उन्होंने सिचुएशन को कैसे एनालाइज करना है, तहकीक कैसे करनी है, प्रोसेस कैसे करना है, इंफॉर्मेशन। हमारे पाकिस्तान में मसला ये है क्योंकि हम बर्थ जो है सलमान पैदल में, तो हम हर चीज को समझ लेते हैं फॉर ग्रांटेड कि हमने दीन को भी ये सोच लिया है कि उसमें ज्यादा तहकीक की। चलिए जी, करियर काउंसलिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे कि एक स्टूडेंट की लाइफ में कितना ज़रूरी होता है कि उसको काउंसलिंग ली जाए, उसके हवाले से कि उसने करियर किस तरह का आगे ऑप्ट करना है। तो हमारे साथ प्रोफेसर अहमद हमाद साहब मौजूद थे, डॉक्टर शबाना मुफ्ती हमारे साथ मौजूद थी। वक्त की कमी थी, लेकिन ज़रूरी है एक और नशिस्त इसके ऊपर रखी जाए और उसके ऊपर दोबारा से बात की जाए। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने भी अपना वक्त हमें दिया। इसी नोट पे मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।